आज हम कक्षा 11 की अंतरा हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है अंतरा, उसके दोपहर का भोजन नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अमरकांत जिन्होंने इस कहानी को लिखा है उनके परिचय से इसकी शुरुआत करते हैं। अमरकांत का जन्म सन 1925 में और मृत्यु सन 2014 में। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। उनका मूल नाम श्री राम वर्मा है। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था, यानी कि इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही जो लेखन है वो प्रारंभ कर दिया था। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना आरंभ किया और यहाँ वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज वे सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है, यानी कि वे अपनी कहानियों के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं करना चाहते, पाठक को किसी आश्चर्य में नहीं डालना चाहते, बल्कि जो जीवन की यथार्थता है, वास्तविकता है, उसको वो सबके सामने रखना चाहते हैं। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये इनके कहानी संग्रह हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से ये इनके उपन्यास हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। दोपहर का भोजन, इस कहानी का प्रमुख पात्र सिद्धेश्वरी है, जो इस घर की गृह स्वामिनी है। इनके पति मुंशी जी हैं। उनका एक बड़ा बेटा है जिसका नाम रामचंद्र है और उनके दूसरा बेटा है। 3 बेटे हैं कुल मिलाकर के उनके। सबसे छोटे बेटे का नाम प्रमोद है और मोहन उनका मंझला लड़का है। सिद्धेश्वरी है वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है। उनके पति की नौकरी है वो छूट गई है, छटनी में उनको निकाल दिया गया है। उनका बड़ा पुत्र है, वह नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। इधर मुंशी जी हैं, वो भी किसी भी प्रकार की आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका मंझला लड़का है, वो भी चाहता है कि उसके परिवार की कोई आर्थिक सहायता हो जाए और वह भी कुछ कार्य करे। तो ये कहानी है, ये प्रारंभ होती है कि सिद्धेश्वरी है वो उसने खाना बना दिया है और चूल्हे को बुझा दिया। इसके बाद वो परिवार के सदस्यों का इंतज़ार कर रही है कि परिवार के सदस्य आएँ, भोजन करें। और उसको हालांकि उसको भूख लगती है, लेकिन वह उस भूख को पानी से मिटा लेती है और जैसे वो पानी पीती है वैसे ही भूखे पेट होने के कारण पानी है उसको उसके पेट में लगता है और वह लेट जाती है।
इसके बाद वो सभी का इंतजार, थोड़ी देर बाद वो लेटे रहने के बाद थोड़ा अपने आप को सही महसूस करती है और वो उठ के बैठ जाती है। उसके बाद वो गली में देखती है और काफ़ी देर देखने के बाद में, कम से कम 10-15 मिनट के बाद में, उसे अपना बड़ा लड़का रामचंद्र आता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वह उसके आने के लिए, उसके हाथ पैर धोने के लिए पानी रख देती है और रसोई में जा कर के और उसका भोजन के लिए तैयारी करती है। बड़ा लड़का आकर के सीधा और खाट पर लेट जाता है और किसी प्रकार का कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देता है। काफ़ी देर बाद सिद्धेश्वरी देखती है और उसका महसूस करने की कोशिश करती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं है। वह उसका सिर भी देखती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है, उसकी सांस तो चल रही है। जब उसका स्पर्श पाता है लड़का तो वह खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही वो सिद्धेश्वरी कहती है कि मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। और वो खाने के लिए रसोई में आता है। वह चौकी रख देती है और उसमें 2 रोटी, दाल और चने की तरकारी है वो रख देती है और वह खाना खाने लगता है। इसके बाद जब वो खाना समाप्त करता है, उससे पहले वह बीच वाले लड़के मोहन के लिए पूछता है। तो सिद्धेश्वरी सच बात उसको नहीं बता पाती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि परिवार में किसी प्रकार का कलह हो, क्योंकि वो गरीबी से तो पहले ही जूझ रहे हैं और इस प्रकार से अगर परिवार में विवाद हो तो घर का माहौल है वो ख़राब होगा। इस कारण से वह झूठ बोलती है और कहती है कि जो वो मोहन है वह किसी दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए गया हुआ है और वह तुम्हारी बहुत बड़ाई करता है। वह कहता है कि मेरा बड़ा भैया बहुत अच्छा है, मैं भी बड़ा होकर उसके जैसे बनूंगा। इस तरह से वो उसकी बड़ाई करती है और साथ ही मोहन की बड़ाई भी करती है। इसके बाद वह उससे दोबारा पूछती है, उसका खाना ख़त्म होता है तो कि मैं उस और रोटी ले आऊँ, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे भी अपने परिवार की स्थिति मालूम होती है कि मेरे परिवार में इससे ज़्यादा रोटी अगर मैं खा लूँगा तो मेरे और जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए कम पड़ जाएगी। तो वो ज़बरदस्ती मना करता है और जब वो सिद्धेश्वरी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बताना नहीं चाहती कि मेरे यहाँ खाना कम है या फिर तुम्हारा मैं पेट नहीं भर सकती, इतना नहीं है, तो ऐसा वो किसी को बताना नहीं चाहती है। तब वो रामचंद्र खुद ही अपना गुस्से की नाटकीयता है वो दिखाते हुए कहता है कि ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा तो। और वो अपनी 2 रोटियां ख़त्म करके और खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो उसका बीच वो खाना खा करके कहीं चला जाता है। उसके बाद मोहन आता है और वह उसके लिए भी खाना परोसती है और वो वही 2 रोटी, दाल और तरकारी उसके सामने रखती है और उससे कहती है कि बड़े भैया तुम्हारे लिए पूछ रहे थे और कह रहे थे कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है और बहुत समझदार है, बहुत होशियार है पढ़ने में। इस तरह से वो उसकी बड़ाई करते हैं। और फिर उसके बाद जब उसका मोहन का खाना ख़त्म होने लगता है तो वो कहती है कि 1 रोटी और ले लो, तुम्हारे बड़े भैया ने 1 ही रोटी ली थी इसलिए 1 रोटी एक्स्ट्रा बची हुई है। लेकिन मोहन है उसे मालूम होता है कि मेरे घर में स्थिति ऐसी नहीं है, तो वह मना कर देता है और कहता है कि पता नहीं तुम कैसी रोटी बनाती हो जो मुझसे खाई ही नहीं जाती है। तो जैसे तैसे वो खा करके उठना चाहता है, फिर उसे याद आता है कि दाल बहुत अच्छी बनी, थोड़ी सी दाल दे दो, और वो दाल लेकर पीने लगता है। इतने में मुंशी जी आ जाते हैं। सिद्धेश्वरी मुंशी जी के लिए भोजन की तैयारी करती है। फिर उनके सामने भी वही 2 रोटी, दाल और वो रखी जाती है और वो भोजन करने बैठते हैं। उसके बाद वह उनकी बड़ाई करती है। वो पूछते हैं कि लड़के नहीं दिख रहे, तो वह कहती है कि वो नौकरी की तलाश में गया हुआ है और वह आपकी बहुत बड़ाई करता है, कहता है मेरे पिताजी तो, बाबूजी तो देवता हैं। और इस तरह से फिर मुंशी जी हैं वो भी उसकी कहते हैं कि पगला है लेकिन बहुत होशियार है, तीनों बच्चे होशियार हैं, प्रमोद भी बहुत होशियार है, सारे बच्चे होशियार हैं। तो इस तरह से वो एक दूसरे की बड़ाई करके परिवार को बांधे रखते हैं। फिर सिद्धेश्वरी जब मुंशी जी भोजन से उठने लगते हैं तो सिद्धेश्वरी वापस से कहती है उनसे कि कुछ ले लीजिए, अभी बचा हुआ है खाना। लेकिन वो उन्हें भी मालूम होता है स्थिति तो, क्योंकि कमा के लाने वाले तो वही हैं। तो इसके बाद में वो कहती है लेकिन तुमने कसम दी है तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर घर में गुड़ हो तो उसका थोड़ा सा शरबत बना लो। तो इस तरह से भोजन की वो उठ जाते हैं। अब सिद्धेश्वरी की खाने की बारी आती है। वह उनकी झूठी थाली खिसका लेती है और जो दाल है वो खाली करती है कटोरे में, तो दाल भी आधी निकलती है और सब्जी की तरकारी थोड़ी बहुत, वो चने की तरकारी वो थोड़ी बहुत होती है
और एक जली हुई रोटी होती है, लेकिन तब वो उसको रखने वाली होती है, इतने में उसका ध्यान आता है कि प्रमोद ने खाना नहीं खाया है, तो आधी रोटी वह उसके लिए रख देती है और आधी रोटी खा करके और उठ जाती है। और उसको खाते खाते उनकी आंखों से है वो आंसू निकलने लगते हैं और वह अपनी स्थिति पर विचार करती है कि मेरे घर की स्थिति किस तरह की है। सारे घर में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, उसकी साड़ी में बहुत सारे पैबंद लगे हुए हैं और उसका छोटा बेटा प्रमोद है वह उस पर खाट पे पड़ा हुआ था, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसे उठाने के लिए भी उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। और मुंशी जी हैं वह अपने बाहर के कमरे में आराम से सो रहे हैं और दोनों लड़के हैं वे घर से बाहर गए हुए हैं। तो इस तरह से इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह सिद्धेश्वरी है वह झूठ बोल करके अपने परिवार को बांधे रखने की कोशिश निरंतर किए जा रही है और एक दूसरे के परिवार के सदस्यों की बड़ाई करके उनकी प्रशंसा करके अपने परिवार को इस गरीबी में भी और संघर्षरत होने से बचा रही है। धन्यवाद।